स्थापत्य कला। स्टूडेंट्स, आज हम यानी कि ये ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत में जो भी बिल्डिंग्स बनी है उन बिल्डिंग्स का क्या उसमें आर्किटेक्चर था, किस टाइप की उसमें शैली का यूज हुआ है, किस किस से प्रभावित होकर के और कौन कौन सी नई चीजें उसमें ऐड की गई हैं, ये हम आपका पूरा इमेजेस के थ्रू यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली स्थापत्य कला क्या थी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत जो है भारतीय और इस्लामिक प्रभाव के मिश्रण से उत्पन्न एक नवीन स्थापत्य कला थी, जिसे आपका इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान में आपका पहले से ही भारतीय लोगों के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता था या यहाँ पर जिस स्थापत्य कला का आर्किटेक्चर का यूज किया जाता था वो आपका प्राचीन काल का आर्किटेक्चर और आपका इस्लामिक परंपरा का जो आर्किटेक्चर था उन दोनों का मिक्सअप करके एक न्यू स्टाइल डेवलप की गई थी, जिसको आपका इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है, यानी कि जिसमें आपका हिंदुस्तानी और आपका इस्लामिक शैली का मिश्रण हुआ है। इसी शैली को आपके एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं फर्ग्यूसन, जिन्होंने आपकी स्थापत्य कला के बारे में काफी लिखा है। इसी आपका इंडो इस्लामिक शैली को उन्होंने पठान शैली के नाम से कहा है, क्योंकि चूंकि ये आपका उस एरिया से डेवलप हुई है जहां पर यानी कि पठान लोग रहते थे, इसी वजह से इसको उन्होंने पठान शैली कहा है। इसके बाद लेकिन देखा जाए तो इसमें आपका पूरी तरीके से भारतीय और इस्लामिक शैलियों का ही मिश्रण है। पठान शैली कहना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि पठान शैली एक तरह से वही हो गया कि आपकी इस्लामिक शैली का। इसके बाद आपका सन जॉन मार्शल, ये आपका 18 सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई करवाई थी, जिन्होंने आपका जॉन मार्शल वही है जो आपके भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी रहे हैं, और इतिहासकार ईश्वर प्रसाद, ये बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्थापत्य कला की इस शैली को उन्होंने इंडो इस्लामिक शैली अथवा हिंद इस्लामी शैली कहा है। तो ये अलग अलग यानी कि नाम देने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है कि सल्तनत काल में एक नई आपका स्टाइल डेवलप हुआ है, और इस को मुख्य रूप से आपका यानी कि इंडो इस्लामिक या हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है। इसके बाद आपका इस शैली में कुछ नई नई चीजें जो डेवलप हुई हैं, इसमें क्या इसके करेक्टर्स हैं, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, ये सारा कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। फर्स्ट इसमें यह है कि दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय और ईरानी शैलियों का मिश्रण है, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अरेबिक एंड इंडियन स्टाइल्स। इसमें आपका जो मिक्सअप हुआ है और उसमें आपका ये भारतीय और ईरानी शैलियों का हुआ है, यानी कि भारत की और जो ईरानी शैली है उन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। सल्तनत काल के निर्माण कार्य, मतलब इसमें क्या क्या बने हैं, एक तो जैसे आपका फोर्ट बनाए गए हैं, बहुत सारे किले बनाए गए हैं, और जो आपके बहुत दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं उनके मकबरे बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई है, और आपके महल बनाए गए हैं, मीनारें मतलब आपका पिलर्स यानी कि टावर्स बनाए गए हैं, और इसके अलावा आपके बहुत सारे छोटे बड़े यानी कि सक्रिय मीनारों का निर्माण मतलब इसमें प्रयोग किया गया है बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस काल में आपके मंदिरों को तोड़ करके उनके मलबों पर यानी कि बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण नए ढंग से किया गया, जिनको पूजा घर के रूप में यूज किया गया। क्योंकि इस समय क्या था कि इस्लाम धर्म के मानने वाले जो सुल्तान थे या जो लोग थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था,
और ये इन्होंने अपना जो आर्किटेक्चर है वो स्टार्टिंग में यानी कि मूर्तियों को तोड़ करके और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी। और उन्हीं पर यानी कि आप देखें कि स्टार्टिंग के जो आर्किटेक्चर हैं उनमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जहाँ यानी कि आपका मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों को बनाया गया है। तो इस टाइम की बहुत खास बात ये है। सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों और सूफी संतों के स्मरण में मकबरों की परंपरा रही है। सुल्तानों के भी मकबरे बने हैं, अमीर लोगों के भी बने और सूफी संतों के भी मकबरे बनाए जाते थे। मकबरा मतलब ये है कि वो यानी कि स्थान है जहाँ पर इनको वो दफनाया जाता है उनके प्रतीक के रूप में, जिस यानी कि आपका टॉम का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ये आपका दिल्ली सल्तनत में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके अलावा और भी कुछ खास बातें हैं, उनको हम देखते हैं। इसमें अभी मैंने जिक्र किया था मीनार, गुम्मद और मेहराब। इसको आप चित्र में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि जो आपके लंबी ऊंची यानी कि जो होती हैं काफी पतली और ऊंची इनकी ज्यादा यानी कि स्ट्रक्चर रहता है, उनको मीनार कहा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है। इसके बाद आपका गुम्मद। गुम्मद ये आपका गोल गोल यानी कि स्ट्रक्चर होता है और काफी हद तक आप देखें तो ये ऑनियन टाइप का होता है, यानी कि प्याज के टाइप का यानी कि गुम्मद का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपका देखते हैं मेहराब। मेहराब मतलब ये होता है कि जो आपका घेरा है, गोल घेरा है, मतलब जो गेट पर यानी कि गेट का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको आर्क का जो रूप दिया जाता है वो आपका यानी कि मेहराब है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत की जो बिल्डिंग्स हैं इनमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनार, गुम्मद और मेहराब। इससे पहले हिंदुस्तान में ये आपका मीनार, गुम्मद और मेहराब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। मीनार तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक नया स्टाइल था उस समय दिल्ली सल्तनत में। अगला हम देखते हैं। इसमें और यदि हम देखें और भी काफी चीजें जो काफी दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट हुई थी काफी गहराई में, जिनको हम समझने की कोशिश करें। एक तो आपका जो सबसे बिल्डिंग का अपर पार्ट होता था, सबसे ऊपरी भाग होता था, जिसको आपका पिनियल यानी कि कंगूरा या शिखर कहा जाता था। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका। इसके बाद आपका लोटस यानी कि ये कमल की सजावट होती थी, ये आप देख पा रहे हैं येलो कलर में आपका ये कमल का यानी कि फॉर्मेट है। इसके बाद आपका ये गुम्मद, जैसे कि आपका जो ओनियन शेप होता है इसका, ये आपका गुम्मद है, डोम है। इसके बाद आपके इसके नीचे ड्रम, ये भी कई बिल्डिंगों में यूज किया गया है। ड्रम मतलब ये आपका एक तरह से प्लेटफॉर्म है उसका, डोम का, जो आपका ढोल, जैसे आप देखते हैं बैंड बाजाओं में ढोल होता है, उसी का स्ट्रक्चर ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका ये देखें, ये ब्लू कलर का आपका दिखाई दे रहा है, ये गुलदस्ता है जो आपका यानी कि फूलों का गुलदस्ता जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इसका भी शेप दिया जाता है कई बिल्डिंग में। और आप देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग आपको मिलेंगी इस इंडो इस्लामिक स्टाइल के, इसमें छतरियां जरूर मिलेंगी। छतरी ये यानी कि इस तरह से ज्यादातर ये कॉर्नर पे बनाई जाती हैं और इसमें क्या होता है, आपके पिलर होते हैं और उसके ऊपर आपका डोम होता है। तो ये आपका छतरी का स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा आपका देख पा रहे हैं आप। इसमें ये आपका ये छतरी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका छतरी है। इसके बाद आपका स्कंद, ये ऐसा एरिया है जो आपका ये मेन जो गेट होता है और जो मेहराब होता है उसके बीच का एरिया, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये आपका जो एरिया है ना, ये आपका स्कंद है यानी कि स्पेंड्रल है। और इसके बाद आपका आर्क मेहराब, ये आप देख पाते हैं कि जो यानी कि गेट पर यानी कि आर्क जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपका मेहराब है। और देखा जाए तो ये भी मेहराब है, ये वाला पार्ट आपका ये भी मेहराब है। ये आप देखें, ये एक तरह से ये मेहराब है। बहुत सारे यानी कि ये इस टाइप की जो आपका डिजाइन है ये मेहराब की है।
तो ये आपके दिल्ली सल्तनत के समय में काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसमें यूज किए गए हैं। और उसके बाद और काफी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसको हम देखते हैं। इस काल में ही इमारतों की मजबूती के लिए पत्थरों का यूज हुआ है, और पत्थर और कंक्रीट मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको कंक्रीट कहते हैं, और अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग हुआ है। ये पत्थर, कंक्रीट और चूने का यानी कि काफी बिल्डिंग बनाने में यूज किया गया है। और इस समय पहली बार यानी कि आपका साइंटिफिक स्ट्रक्चर से आपका आर्क और आपके डोम बनाने का प्रयास किया गया है। और यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी है, यानी कि अरेबिक यानी कि स्ट्रक्चर है जो आपके दिल्ली सल्तनत में एडॉप्ट किया गया है। तुर्क सुल्तानों ने गुम्बद और मेहराब के निर्माण, आपके जो तुर्क सुल्तान हुए हैं इन्होंने गुम्बद और मेहराब को बनाने के लिए किस चीज का यूज किया है? स्लैब एंड बीम मेथड को उन्होंने बताया है। इसको भी हम आगे इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गुम्बद को भी और जो मेहराब है उन दोनों को बनाने के लिए आपका सिला और सैतीर ये मेथड है, यानी कि स्लैब एंड बीम मेथड, इसका यूज किया गया है। ये आपका किस टाइप का होता है स्लैब एंड बीम? स्लैब, इसको हम आपको अभी एक इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है आपका दिल्ली सल्तनत काल में इमारतों की सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण किया गया है। सॉरी, इन जीवित वस्तुओं का चित्रण यानी कि निषेध है। प्रोविजंस ऑफ पेंटिंग ऑफ लाइव थिंग्स इन द डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग। इसकी वजह से उनके सजाने में अनेक यानी कि फूल पत्तियों और आपका ज्योग्राफिकल आपका जो फिगर्स हैं वो, और कुरान की आयतें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड परनिक वर्सेस वर कवर्ड फॉर डेकोरेशन। ये सारी चीजें यानी कि आपका यूज की गई हैं। आपका फूल पत्तियां, ज्योग्राफिकल फिगर्स और यानी कि आपका कुरान की आयतें, ये यानी कि उसमें जरूर यानी कि कई बिल्डिंगों में खुदवाई गई हैं। बाद में यानी कि तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं जो हिंदुओं में भी यानी कि यूज की गई। जब यानी कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपने तरीके से उसकी साज सज्जा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदुओं के कमल बेल के नमूने, आपका स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश, ये आपका हिंदू डेकोरेशन के आइटम्स एक बार फिर देख लें, यानी कि कमल बेल सैंपल्स, स्वास्तिक, आपका सांती का चिन्ह, और आपका घंटियों के सैंपल, बेल्स सैंपल्स, कलश, ये सारी चीजों का यूज इसमें जो हिंदुओं में किया जाता था वो भी इनमें यूज किया जाने लगा। और अलंकरण की संयुक्त विधि का सल्तनत काल में जो एक नई डेवलप हुई जिसमें हिंदू और इस्लामिक इनकी साज सज्जा की चीजों का उपयोग किया गया, इसको एक नया नाम दिया गया अरवश्क मेथड, यानी कि अरवश्क विधि, जिसमें आपका यानी कि आपका हिंदू साज सज्जा का और इस्लामिक साज सज्जा की चीजों का यूज किया गया। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है अरश्किक मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अरश्वक कला है, ये स्टोन पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टोन है और इस स्टोन में कुछ चीजें बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीजें उभारी जाती हैं तो इनको आपका जो साज सज्जा की जाती है, इस मेथड को ही अरश्वक कला कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं स्टोन पर, यानी कि ये आपकी फूल पत्तियां है ना, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये सारी चीजें इसमें आप देख पा रहे हैं। इसमें इसी को आपका अरश्क मेथड कहते हैं। और इसमें जैसे अब आप खास बात ये है
कि इंडियन जो स्टाइल हमारा पुराना था और जो नया स्टाइल इस्लामिक जो स्टाइल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि भारतीय शैली और एक आपका इंडो इस्लामिक शैली, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय आपकी शैली में स्तंभों और आपका भारतीय शैली में स्तंभों और बल्लियों, लिंटेल एंड बीम का यूज किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ऊपर ये बीम है और ये आपका बल्लियां हैं। ये इस तरीके से यानी कि बीम और बल्ली का यूज किया गया है स्तंभ और यानी कि बल्ली बनाने में। ये इस तरीके से ये मेथड आपका देख पा रहे हैं, है ना। और जबकि इस्लामिक शैली में मेहराब का यूज ज्यादा हुआ है। ये आप मेहराब, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा आपका ये इस तरह से ये आपका मेहराब है। ये सबसे ज्यादा इसमें यूज हुआ है मेहराब का, यानी कि इंडो इस्लामिक शैली में इसका काफी, यानी कि ये पूरी तरह से देखा जाए तो एक इस्लामिक स्टाइल है जिसका इसमें यूज हुआ है। ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। इसके बाद और भी चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय शैली में भवन निर्माण सामग्री में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया है, और जबकि इस्लामिक शैली में छोटी और हल्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो प्राचीन भारतीय शैली थी उसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज काफी ज्यादा हुआ है, और जबकि यानी कि इस्लामिक शैली में छोटी और हल्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, और गारे के रूप में यानी कि चूना और सुर्खी का यूज हुआ है। ये प्रमुख बात है। यहाँ लार्ज हैवी स्टोन्स आपके इंडियन स्टाइल में यूज किए गए हैं बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, और इस्लामिक आपका स्टाइल में स्मॉल और लाइट ब्रिक्स का यूज हुआ है। और यहाँ पर जो मटेरियल को चिपकाने के लिए यानी कि आपका चूने के पत्थर का यूज हुआ है। इसमें एक और खास जो दोनों डिफरेंस है, दोनों शैलियां सजावट और अलंकरण में भिन्न थी, यानी कि आपका दोनों में डेकोरेशन का जो है अलग अलग चीजों का यूज किया गया है। भारतीय शैली में मूर्ति कला का अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो मूर्तियां बहुत बनाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति कला देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम मूर्ति पूजा का प्रयोग करते थे, जबकि यानी कि इस्लाम में मूर्ति पूजा को नहीं माना गया है। इसीलिए इस शैली में प्रमुख रूप से आपका सुलेख और विभिन्न जो आपकी ज्यामितीय आकृतियां हैं और चमकीले टाइल्स ये यूज किए जाते थे। हमारे यहाँ यानी कि डेकोरेशन में क्या यूज किया गया है, मतलब आपकी मूर्तियां सबसे ज्यादा यूज हुई हैं, और आपका इसमें जो इस्लामिक स्टाइल में कैलीग्राफी यानी कि सुलेख यानी कि चीजों को लिखना, और वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि आपका अलग अलग टाइप की ज्योग्राफिकल जो फिगर्स हैं उनका यूज किया गया है, और ग्लेज टाइल्स, चमकते हुए एकदम से टाइल्स, ये सारा यानी कि इस्लामिक स्टाइल में यूज हुआ है। तो आपको समझ पा रहे होंगे ये बहुत सारे ये डिफरेंसेस हैं जो आपका इंडियन और इस्लामिक स्टाइल में। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो यानी कि कहाँ पर है ये बिल्डिंग्स और इनका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है। आपका कुतुब मीनार, ये हिंदुस्तान में पहली यानी कि बिल्डिंग है जिसमें मीनार का यूज हुआ है। ये कुतुब मीनार एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, दिल्ली में है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, बट स्टार्ट ही करवा पाया था एक ही बिल्डिंग, मतलब एक फ्लोर ही बना था,
एक ही नहीं टावर बना था। इसके बाद आगे का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद आपका है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये रायत पिथौरा, जो आपका दिल्ली में एक राय पिथौरा का किला था, राय पिथौरा मतलब आपका पृथ्वीराज चौहान का, वहीं पर यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था इस मस्जिद का। इसके बाद सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ये इल्तुतमिश के बेटा जो था नसरुद्दीन महमूद, उसका मकबरा है। ये बहुत फेमस बिल्डिंग है दिल्ली में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसको बोलते हैं। ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसके बाद है जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद आपकी जो बदायूं की है, ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी। बलबन का मकबरा ये दिल्ली में है, जो बलबन ने बनवाया। दरगाह ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, जो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पर यानी कि आपके हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है आपकी, ये अजमेर में है और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा करवाया। अलाई दरवाजा, ये काफी बड़ा दरवाजा है जो आपका दिल्ली में है और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अतकिन का दरवाजा या अतरिन का दरवाजा, ये राजस्थान के नागौर जिले में है और ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका अजमेर में है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग है। ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं जो दिल्ली सल्तनत के समय की, वो आपको मैंने इस लिस्ट में बताया। अब हम देखते हैं अलग अलग यानी कि वंश के द्वारा जो स्थापत्य कला बनाई गई, उसमें कुछ खास फीचर्स थे। तो इसमें आपका देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के राजाओं ने शासन किया, जिनमें सबसे पहले आपका गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। तो एक एक करके सभी वंश के जो स्थापत्य कला की खास बातें हैं उनके बारे में हम देखते हैं, उनकी खास जो बिल्डिंग्स है उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। यह है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का आरंभिक टाइम पीरियड था और इस काल के आरंभिक भवनों में स्थापत्य कला का झुकाव भारतीय शैली की ओर था। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका दिल्ली सल्तनत का पहला ये डायनेस्टी है और इसी वजह से यहाँ पर अभी जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी ही हैं और उन्हीं का सहयोग लिया जा रहा है। इसलिए आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना जरूर हो गई, उनका स्थापत्य भी स्टार्ट हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ, बट यानी कि अभी जितने भी निर्माण करने वाले कारीगर हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में आपकी जो भारतीय शैली का यानी कि झुकाव देखा जाता है। इसके बाद इस काल में बने स्तंभ मंदिरों के प्रतीक होते हैं। इस समय जो स्तंभ है वो मंदिरों के जैसे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ज्यादातर मंदिरों के ही स्ट्रक्चर को तोड़ करके आपकी मस्जिदें बनाई गई हैं। तो ऊपर का स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया है, नीचे का लगभग वही स्ट्रक्चर बना था। इस काल में पहली बार हिंदू कारीगरों द्वारा बरामदों में मेहराब बनाए गए, बरामदों में मेहराबदार यानी कि गेट बनाए गए हैं। आपका हमारे हिंदुस्तानी जो दरवाजे होते थे वो यानी कि एकदम से स्ट्रेट होते थे, इसमें यानी कि आपका आर्क लेकर के गेट बनाए गए हैं। तो ये इसमें ये चेंज आया है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो गुलाम काल में बनाए गए हैं, गुलाम डायनेस्टी में जो बनी है। हिंदुस्तान में पहली जो दिल्ली की बिल्डिंग बनी है
वो है कुब्बात उल इस्लाम मस्जिद। ये आपका, इसका आप इमेज देख पा रहे हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में ये बनाई गई थी बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग जो है, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसके बाद ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और ये उस किले पर अधिकार कर लिया गया जो पृथ्वीराज चौहान का था, जिसको राय पिथौरा भी पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। तो उस किले पर अधिकार करने के बाद यहीं पर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एक तरह से वो जो राय पिथौरा का किला था उसी का स्ट्रक्चर चेंज करके और ये आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह है भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में पहली तुर्क मस्जिद आपकी यही कौन सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। भाई हिंदू प्रभाव इसलिए परिलक्षित होता है क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि ये पहले आपका राय पिथौरा का जो किला था वहां पर यानी कि एक मंदिर है, उसी के स्ट्रक्चर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। इसीलिए आपका इसमें हिंदू इफेक्ट यानी कि दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करवाया और इसमें कुरान की आयतें लिखवाई। इसी बिल्डिंग में आपका जो मस्जिद है उसको और एक्सपेंस आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसी पर आपकी यानी कि जो कुरान की वर्सेस हैं यानी कि आयतें हैं वो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने लिखवाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, दिल्ली में है। इसके बाद आपका ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है और ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और इसके बारे में हम देखते हैं। ये अजमेर में आपका 1200 में इसका निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसका नाम बड़ा अजीब सा है ना। हाँ, इसके बारे में एक चीज हम पहले और देख लें कि ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, उसकी कंपैरिजन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है और उससे अट्रैक्टिव भी है। ये भी यानी कि आपका पृथ्वीराज चौहान की जो राजधानी दोनों ही थी, दिल्ली थी और अजमेर थी, वहां पर ये है। ऐसा मानते हैं कि विशल देव के द्वारा जो किला बनवाया गया था उसमें कुछ यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, उसी जगह पर यानी कि ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इस मस्जिद के आकार को कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा विस्तार किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले बनवाया, फिर उसके बाद इसको बड़ा करवाया वो आपका इल्तुतमिश में। इसके नाम को लेकर के ये अलग अलग यानी कि बातें की जाती हैं। जॉन मार्शल जो हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी रहे, उनका ये कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण है वो 2.5 दिन में किया गया था। मतलब बहुत फास्ट इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसीलिए इस बिल्डिंग को या इस मस्जिद को है 2.5 दिन का झोपड़ा कह दिया गया। दूसरे आपके पर्सी ब्राउन है, जिन्होंने भी भारतीय स्थापत्य कला के बारे में काफी डीप स्टडी की है। इनका ये कहना है कि झोपड़ी के पास में 2.5 दिन का एक मेला लगता था, इसीलिए इसको यानी कि मस्जिद का नाम दे दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये अलग अलग बातें हैं। तो नामकरण यानी कि स्थानीय स्तर पर हुआ है और इसमें ये भी बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में आपका भी यानी कि वही जिस तरह से कुब्बत इस इस्लाम में है, जो आपका भारतीय स्ट्रक्चर को तोड़ करके आपका जिस तरह से वो बनाया गया है इस्लामिक स्ट्रक्चर, इसी टाइप से आपका इसमें भी यही हुआ है। तो तीसरी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो वह आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये दिल्ली में मेहरौली के पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय के बहुत बड़े सूफी संत थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इन्होंने
कुतुब मीनार का निर्माण 1206 में शुरू करवाया था, जब यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनता है, सुल्तान मतलब शासक बनता है, तब यानी कि इसने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की इसने सिर्फ एक ही मंजिल बनवाई पाई थी इसकी, यानी कि आप देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 ये आपकी अलग अलग यानी कि टाइम में इसका मीनार का निर्माण हुआ है। तो इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ एक ही मंजिल इसकी बनवा पाई थी। इसके बाद क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करवाया था वो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार की पहली जो 3 मंजिलें हैं आपका, यहां से लेकर के और यहां तक, ये 3 मंजिल है, इसमें आपका लाल पत्थर का यूज हुआ है इन 3 बिल्डिंग में, मतलब 3 मंजिल में। और ऊपर के 2 मंजिल हैं, ये आपके सफेद संगमरमर का इसमें यूज हुआ। ये आपके बाद के 2 ये स्ट्रक्चर है, ये संगमरमर का, इसमें मार्बल का यूज हुआ। और मीनार की उत्तर दिशा में एक दरवाजा है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में एक दरवाजा है। ऊपर चढ़ने के लिए 375 इसमें स्टेयर्स हैं। और इस कुतुब मीनार को फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। और ऊपर की जो 2 मंजिल हैं इसी ने बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए इसमें बाद में मार्बल का यूज किया गया, क्योंकि मार्बल का यूज बाद में होना स्टार्ट हुआ था। ये आपका टोटल इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर है। इसका आपका टोटल हाइट है वो 73 मीटर है। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये कहाँ पर है कुतुब मीनार, तो दिल्ली में है। किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। किसकी याद में बनी है, आपका शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनी है। इसमें 3 जो मंजिलें हैं स्टार्टिंग की वो लाल पत्थर से बनी है, बाद की 2 आपकी संगमरमर की यानी मार्बल की बनी हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें आपका मेंस में भी यदि पूछा जाता है ना, लगभग आपका पूरा मैटर कंप्लीट हो जाता है इसमें कुतुब मीनार के बारे में। इसके बाद आपका नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, इसी को आपको सुल्तानगढ़ी कहते हैं। ये सुल्तानगढ़ी का आपका आउटर वाला ये पार्ट है जो आप देख पा रहे हैं, ये आउटर पार्ट है। और ये इसका इसी गढ़ी के अंदर ये मकबरे का अंदर वाला जो पार्ट है वो ये है। दोनों इसमें आपको इमेजेस दिखाए गए हैं। इस सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने अपने बेटे, बड़ा बेटा था इसका नसरुद्दीन महमूद, उसके याद में इसका यानी कि मकबरे का निर्माण करवाया है। उसका ही मकबरा है ये। और ये 1231 में दिल्ली के पास में मलकापुर में ये एक गढ़ी की तरह इसको ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण करवाया गया है। इसका बाहरी भाग आपका, इसमें ग्रे ग्रेनाइट स्टोन का यूज किया गया है और मार्बल का भी इसमें यूज किया गया है, लेकिन आपका ग्रे ग्रेनाइट जो स्टोन है उसका यूज ज्यादा हुआ है। और इस मकबरे के निर्माण के साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में मकबरों के निर्माण की शुरुआत की। हिंदुस्तान में पहला जो मकबरा बना है वो आपका इल्तुतमिश के समय बना है और वो उसके बेटे नसरुद्दीन महमूद का बना है, जिसको सुल्तानगढ़ी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सुल्तानगढ़ी क्या है। ये आपका क्या है, मकबरा है। और ये मकबरे का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। हिंदुस्तान में यानी कि ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ टॉम किसको कहा जाता है, यानी कि मकबरों का जन्मदाता या निर्माणकर्ता कौन कहा जाता है, तो वो आपका इल्तुतमिश, क्योंकि इसी के समय यानी कि सबसे पहले
टॉम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश का मकबरा। इस मकबरे का भी निर्माण आपका इल्तुतमिश के द्वारा कुब्बात उल इस्लाम जो मस्जिद है दिल्ली में, उसी के पास में करवाया गया है 1235 में। और मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये आप देखें, ये आपका मकबरा है और इस मकबरे की जो दीवारें हैं, ये आप देख पा रहे हैं, छोटा 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 ये लिखा हुआ, ये कुरान की आयतें इसमें लिखी गई हैं। ये इसमें सारी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। गुम्मद के चौकोर कोने में, गुम्मद का जो आपका जो पूरा गुम्मद का ही सेव है, इसके अंदर यानी कि ये मकबरा है। और चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है, उस गुम्मद निर्माण के इतिहास में इसको स्क्रीच बोला गया है। यानी कि आपका ये देखा ना कि इसको गोलाई लाने के लिए ये इस टाइप से जो शैली का यूज किया गया है, उसको स्क्रीच शैली कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका ये इमेज देख पा रहे हैं, ये इल्तुतमिश का ही मकबरा है। नेक्स्ट आप देखते हैं, हौजी शमसी और शमसी ईदगाह। ये आप देख पा रहे हैं, हौज का मतलब होता है तालाब टाइप का, यानी कि एक जो बड़ा यानी कि पानी भरने का जो होता है उसको हौज कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं कि ये आपका यानी कि हौज है, ये इधर पूरा इसमें, और ये आपका ईदगाह है। ये हौज भी है, हौज शमसी, और ये आपका शमसी ईदगाह भी बोला जाता है। ये बिल्डिंग जो है, इसका निर्माण भी आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन ये बिल्डिंग दिल्ली में नहीं है, ध्यान रखना। ये बिल्डिंग आपकी कहां पर है? बदायूं में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक जितनी भी ज्यादातर बिल्डिंग बन रही है वो दिल्ली में बन रही थी, इसलिए, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है, ये बदायूं में है। ठीक है, और इसका निर्माण भी आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्डिंग आपकी बदायूं में ही है, और इस बिल्डिंग को भी यानी कि आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये है आपकी बदायूं की जामा मस्जिद। ये बदायूं की जामा मस्जिद जो है, इल्तुतमिश ने 1223 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और बाद में इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने मरम्मत करवाई, और उसके बाद अकबर ने भी इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई थी। ये आपका बदायूं की जामा मस्जिद है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी आपका इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग है, और ये अतारिकन या अतरकीन का दरवाजा है। ये देखें, ये दरवाजा है, और ये जोधपुर के पास में राजस्थान के नागौर में है। राजस्थान में ये आपके नागौर में है, और ये इल्तुतमिश ने 1230 में इस दरवाजे का निर्माण करवाया था, और बाद में आपका मोहम्मद तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई है, और सम्राट अशोक ने, यानी कि मुगल बादशाह अशोक ने इसी दरवाजे से यानी कि मोटिवेट होकर के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, मुगल बादशाह अकबर ने इसी दरवाजे से प्रेरित होकर के, यानी कि जो आपका फतेहपुर सीकरी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरवाजा जो है, उसका यानी कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बिल्डिंग हम देखते हैं। ये मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह पर आपका हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म के लोग जाते हैं।
ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनको गरीब नवाज कहा जाता है। इन्हीं की दरगाह है या खानकाह। इस बिल्डिंग का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपका इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया और इसमें बाद में आपका अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तृत करवाया, इसका एक्सपेंशन करवाया। उसके बाद आपका एक चीज और देखते हैं, बलबन ने आपका अपना मकबरा दिल्ली में बनवाया और लाल महल का भी निर्माण आपका बलबन ने करवाया। और दिल्ली में ये उसका जो मकबरा है यानी कि बलबन का, ये शुद्ध इस्लामिक, प्योर यानी इस्लामिक स्टाइल का बना हुआ मकबरा है। इसमें किसी टाइप का कोई भी हिंदी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है जो बलबन की मकबरे की बिल्डिंग। इसके बाद है आपका किलो खरी। किलो खरी ये आपका कैकुबाद ने यहाँ पर यानी कि ये बनवाना इसको स्टार्ट किया था। किलो खरी का महल जो बलबन के बाद गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान था कैकुबाद, उसने इसको बनवाना स्टार्ट किया था, इस किलो खरी के महल को। और बाद में इस का पूरा कंप्लीट जो करवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था। और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने यहीं पर किलो खरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। सुल्तान बलबन का जो मकबरा है वास्तुकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। इस मकबरे का जो एक कमरा है वो आपका वर्गाकार है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप इसी मकबरे में देखने को मिलता है। एक्चुअल जो मेहराब है वो इसी में मिलता है। पहले, इससे पहले जो मेहराब बने हैं वो एक्चुअल में हिंदू जो स्टाइल थी उसी को ऊपर का इनकी स्ट्रक्चर चेंज करके आर्क बनाए गए, लेकिन एक्चुअल जो आर्क है वो मेहराब है वो बलबन के मकबरे में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो आपका आर्किटेक्चर है वो कुछ थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। एक नई चीजों की इसमें शुरुआत होती है। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो बिल्डिंग बनती है उसमें दो बातों पर बहुत खास फोकस किया गया है। बिल्डिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है और उसकी मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मस्जिदों और मकबरों में सुंदर गुम्बदों का निर्माण प्रारंभ किया गया। मस्जिदों में भी गुम्बद स्टार्ट हुए हैं और आपके यानी कि मस्जिद और मकबरों में आपके गुम्बदों का यूज करना स्टार्ट किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी एक महान निर्माता था और इसके समय बहुत सारे यानी कि शुद्ध इस्लामिक, प्योर इस्लामिक स्टाइल के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए थे। और इसने दिल्ली के पास में सीरी का महल बनवाया जिसे जियाउद्दीन वर्नी ने क्या कहा है, शहर ए नौ। एक तरह से नया यानी कि दिल्ली बसाया और यहीं पर एक उसने महल बनवाया, पैलेस बनवाया था जिसको सीरी का किला कहा गया है। एक्चुअली में इसको बनवाने का एक मेन पर्पज था वो ये था कि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और मंगोलों के आक्रमण से पूरी राजधानी को सुरक्षित कर लिया जाए, इस वजह से उसने यहाँ पर इनकी नया पूरा अपना सीरी दिल्ली के नाम से बसाई और यहीं पर उसने नगर बना लिया था जिसको यानी कि जियाउद्दीन बर्नी आपका शहर ए नौ के नाम से जानता है। तो ये आपका खिलजी के समय में खास बात ये है कि आपका मस्जिद और मकबरों में अब आपके बहुत ही अट्रैक्टिव गुम्बदों का
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है और इसमें प्योर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपके गुलाम वंश में अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो नीचे का पार्ट होता था वो आपके हिंदू स्ट्रक्चर को ही रखा जाता था, बाद में आपका उसको ऊपर में इस्लामिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जिसको कहा जाता है अलाई दरवाजा। ये आप देख पा रहे हैं, ये बगल में कुतुब मीनार के बाहर ही है और ये आपका अलाई दरवाजा है। इसमें देख पा रहे हैं कि दो तरफ से आपका ये गेट है, ये दरवाजा आपका ये है, ये अलाई दरवाजा है। ये बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में ही है और ये बेसिकली देखा जाए तो कुब्बात उल इस्लाम जो मस्जिद है उसके बाहर ही यानी कि बना हुआ ये गेट है। इसका निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था, 1311 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है अलाउद्दीन खिलजी के समय की और ये आपका कुतुब मीनार के पास में ही है, आपने अभी इमेज में भी देखा। और ये इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। मैंने कहा ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका बिल्डिंग है। इसके निर्माण में आपका लाल पत्थरों का यूज हुआ है और मार्बल का भी यूज हुआ है। रेड स्टोन और मार्बल का इसमें यूज हुआ है। लाल पत्थर ज्यादा है और एक आपकी वर्गाकार कक्ष के ऊपर विशाल गुम्बद है। इसमें ऊपर यानी कि क्या बना हुआ है, गुम्बद बना हुआ है काफी बड़ा। इसमें गुम्बद को आधार प्रदान करने के लिए भित्ति मेहराबों का यूज किया गया है, यानी कि आपका दीवालों पर भी यानी कि इसमें आपके मेहराब बने हुए हैं। इस पर्सी ब्राउन ने इस दरवाजे के विषय में लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लामिक स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट होती हैं। जॉन मार्शल ने इस दरवाजे के विषय में लिखा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। ये पूछ लिया जाता है कि जॉन मार्शल का स्टेटमेंट किसके बारे में है कि इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है जिसको उन्होंने कहा, तो वो आपका अलाई दरवाजे के बारे में। इसका एक बार इमेज हम फिर देखते हैं। इसमें देखिए ये पूरा आपका एक कमरा है, कमरे का शेप है ये, और ये कमरे के ऊपर ये आपका गुम्बद बना हुआ है ना। इसको आपका ये ऊपर गुम्बद है ना, और ये पूरे आपका एक रूम है यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये दो दरवाजे हैं। इसमें एक खास बात ये देखें कि इस की जो दीवारें हैं, इन दीवालों में भी आपका ये मेहराब बने हुए हैं, बहुत सारे इसमें मेहराब बने हुए हैं। तो ये ऐसी बिल्डिंग है कि इसमें मेहराबों का काफी यूज किया गया है, बहुत ज्यादा इसमें मेहराब बने हुए हैं। आप देखें कि दीवालों पर यानी कि जगह जगह इसमें मेहराब बनाए गए हैं। ये इस बिल्डिंग की खास बात है। और ऊपर यानी कि काफी बड़ा आपका डोम है इसमें। ये दिल्ली सल्तनत की एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग मानी जाती है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही एक और जमात खां की मस्जिद बिल्डिंग है, और जमात खां की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जो करवाया है दिल्ली में है। ये निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसी के पास में है। ये जमात खां की मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। ये पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित है और इसमें आपका लाल पत्थर का यूज हुआ है और इसके डांटों में कोनों में कमल के पुष्प से इस मस्जिद में हिंदू शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और इस मस्जिद में 3 कमरे हैं, इनमें 2 कमरे आयताकार हैं
और बीच का जो भाग है वो चौकोर है। पूर्ण रूप से इस्लामिक परंपरा में निर्मित है, भारत की पहली मस्जिद है, यानी कि इस्लामिक परंपरा में निर्मित ये भारत की पहली मस्जिद है पूर्ण रूप से कंप्लीटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये आपकी जमात खां की मस्जिद हो गई। इसके बाद हम देखते हैं हजार सितून, यानी कि हजार खम्भों वाला महल। इसमें बहुत सारे खम्भे ही खम्भे हैं। ये आपका हजार सितून इसको कहा जाता है, हजार खम्भों वाला महल। और ये आपका दिल्ली में जो सीरी नगर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था उसी के पास में है। और ये 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। बहुत सारे इसमें खम्भे हैं, इसीलिए इसको हजार सितून या हजार खम्भा महल कहा जाता है। हौज ए अलाई, ये हौज ए खास के नाम से भी है, हौज ए खास या हौज ए अलाई। ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। और ऊखा मस्जिद, ये ऊखा मस्जिद जो है राजस्थान में, इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था आपका मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। ये राजस्थान में भरतपुर में ऊखा मस्जिद है, जो मुबारक शाह खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो फेमस शासक हुआ है खिलजी वंश का, उसके द्वारा ये ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब आइए आपका तुगलक डायनेस्टी में आपका आर्किटेक्चर किस टाइप का था। इसमें यह था कि तुगलक वंश के शासकों ने खिलजी कालीन जो इमारतें थी उनकी भव्यता और सुंदरता के स्थान पर अब यानी कि सादगी और विशालता पर जोर दिया जाने लगा। यानी कि खिलजी के टाइम में आपकी बिल्डिंग का काफी भव्य बनाया जाता था, यानी कि उसमें सजावट वगैरह काफी अच्छी होती थी, सुंदरता होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा, इसमें यानी कि तुगलक काल में इमारतों की सादगी और विशालता यानी कि साइज काफी बड़ा होने लगा और इसमें जो तड़क भड़क थी वो थोड़ी सी कम हो गई। अपने पहले के जो शासकों के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक ने सादगी और मितव्ययता की नीति अपनाई थी, क्योंकि वो ज्यादा यानी कि इस पर खर्च नहीं कर रहा था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक समस्याएं और पैसे की कमी थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी विचारधारा के कारण की साज सज्जा पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ये ज्यादातर इस टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन हाँ इनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। और इसमें यही रहा कि पैसे की कमी भी रही मोहम्मद तुगलक के समय, जैसे प्रशासनिक उसने स्कीम्स जो बनाई उन पर पैसा ज्यादा खर्च होता रहा इस वजह से। और गयासुद्दीन तुगलक को टाइम भी कम मिला और उसकी जो नीति थी वो कम खर्च करने की भी थी। इस वजह से थोड़ा सा यानी कि सादगीपूर्ण तरीके से ही निर्माण कार्य हुआ इस समय। इसमें हम ये देखें, तुगलकाबाद नगर जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ये पूरा आपका नगर है इस एरिया में, और ये इसी पर ये किला बना हुआ है, तुगलकाबाद का किला बना हुआ है ये। और ये पूरा आपका बिल्डिंग अंदर दिखाई दे रही है, इसको हम आगे भी देखते हैं। तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास में ही पहाड़ियों पर एक सिटी बसाई थी जिसको बोला जाता है आपका तुगलकाबाद। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक फोर्ट का भी निर्माण किया गया है। ये खास ध्यान रखें रोमन शैली का है। और इस किले में 56 कोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस किले को आपका 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले की दीवारें मिस्र के पिरामिड की तरह अंदर की ओर झुकी हुई हैं। इस किले की जो दीवारें हैं वो मिस्र के पिरामिड जैसे होते हैं ना, इस टाइप से, उसी टाइप के अंदर की तरह ये झुकी हुई है। इस की नींव गहरी और दीवारें मोटी हैं, मतलब इसकी जो दीवारें हैं वो काफी मोटी हैं। किले के अंदर निर्मित सुल्तान के राजमहल के विषय में महल भी बना हुआ है।
जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, इसके बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि राजमहल सूर्य के प्रकाश में इतना चमकता है कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी बांध करके नहीं देख सकता है। मतलब बहुत ज्यादा उसकी तारीफ की है ना। और इसी महल में शाही दरबार और जनान खाना भी बना हुआ है। इसी आपका जो महल है तुगलकाबाद का, इसी में आपका शाही दरबार, जहाँ यानी कि सुल्तान बैठता है, वो शाही दरबार भी है। जनान खाना यानी कि जहाँ यानी कि हरम की महिलाएं रहती हैं, उसको जनान खाना कहा जाता है। तो इसी बिल्डिंग के अंदर बनी हुई है। ये देखिए, ये गयासुद्दीन का मकबरा है। ये गयासुद्दीन का मकबरा जो है ना, उसी किले के अंदर बना हुआ है। इसकी आप मकबरे में भी देखें, इसकी जो दीवारें है ना, वो यानी कि झुकी हुई है पिरामिड की तरह। इसकी बिल्डिंगों में खास बात यही है कि इसमें दीवारें यानी कि अंदर की तरफ झुक रही हैं, यानी कि आपका पिरामिड का शेप लेने की कोशिश कर रही हैं। और इसमें ऊपर ये आपका डोम बना हुआ है, ये आपका गुम्बद बना हुआ है। ये आपका गेट जो है, इसमें आपका ये मेहराब बना हुआ है ना। ये आपका गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो झील के अंदर बना हुआ है। ये आपका झील के अंदर बना हुआ है। और इस मकबरे में जो दीवारें हैं वो काफी चौड़ी हैं, और चौड़ी दीवारों के साथ साथ में मिस्र के जो पिरामिड हैं उसकी तरह यानी कि दीवारें हैं, अंदर की ओर झुकी हुई हैं। और ये आपका चतुर्भुज के आकार के आधार पर यानी कि स्थित है। मकबरे में आपका आमलक और कलश का प्रयोग हिंदू मंदिरों की शैली पर इसका प्रयोग किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं डोम के ऊपर यानी कि आपका ये कलश रखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपका हिंदू मंदिरों की शैली पर है। और लाल पत्थर से ये बनी हुई बिल्डिंग है। मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का भी निर्माण किया गया है। और इस मकबरे का पंचभुजी होना यानी कि इसमें 5 भुजाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका एक बार हम फिर यानी कि इमेज को देखें, काफी इम्पोर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं। ये देखिए, ये दीवारें जैसे आपकी अंदर की ओर झुकी हुई है पिरामिड की तरह। और इसके बाद ये आपका डोम जो बना हुआ है, डोम के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं, ये खास बात ये है कि हिंदू स्ट्रक्चर जो होता है, मंदिरों का जो कलश रखा जाता है वो इस पर ये रखा हुआ है। ये देखिए, ये खास बात ये है। और इसमें आपकी बिल्डिंग की 5 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं नहीं है, 5 भुजाएं हैं। ये खास बात है इसमें, इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में। ये आपका है आदिलाबाद का किला। ये आदिलाबाद का किला, ये भी दिल्ली में। और ये मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के पास में आदिलाबाद का किला बनवाया था। तुगलकाबाद का किला जो आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, उसी के पास में मोहम्मद बिन तुगलक ने ये आपका आदिलाबाद का किला बनवाया था। ये हम बिल्डिंग का इमेज देख पा रहे हैं, काफी ऊंचाई पर है, सीढ़ियां बनी हुई हैं चढ़ने के लिए यहाँ पर। और आज थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा लगातार इसकी मरम्मत की जाती रहती है। उसके बाद है जहां पना। ये भी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग है। और ये आपका एक दिल्ली में ही बनवाया गया नया सिटी है, जहां पना के नाम से बनवाया था इसने। और ये आपका जो राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान का जो पुराना किला है वो, और शीरी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया शहर है, उसी के बीच में ये बिल्डिंग है। मतलब इसमें नगर इसने बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
इस नगर के चारों ओर आपकी 12 गज मोटी दीवार सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई। ये आपका जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का ये कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद है सतपुला। ये सतपुला आपका एक पुल है जो जहां पना में शहर है वहीं पर ये स्थित है। ये 2 मंजिल का पुल है। इसका निर्माण भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और इस पुल में 7 मेहराब भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ये आपका दिल्ली में है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ये काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आपका मार्बल का काफी ज्यादा यूज हुआ। ये उस टाइम की जो बिल्डिंग है इसमें मार्बल का काफी यूज हुआ है। ये उस समय के बहुत बड़े सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, उनकी याद में ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। नेक्स्ट आप देखते हैं दौलताबाद। दौलताबाद शहर ये पहले से ही आपका देवगिरी जो शहर था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को ट्रांसफर की थी तो उसने इस देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया था। ये वर्तमान में आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और इसने इस नगर में बड़े बड़े भवन और सड़कें बनवाई थी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक इसने ऐसी सड़क बनवाई थी जो आपकी दौलताबाद से दिल्ली तक जाती थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में दौलताबाद को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया था। दिल्ली सल्तनत की पुरानी जो राजधानी है, दिल्ली से नागरिकों को दौलताबाद नहीं जाने के कारण फिर से राजधानी दिल्ली बना दी। ये आपका देवगिरी में ही जो नए नए कंस्ट्रक्शन किए हैं उसका नाम चेंज किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो आपका दौलताबाद है। नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वो है आपकी 12 खम्बा महल। ये आपका दिल्ली में है और ये 12 खम्बा, इसमें आपके ये खम्बे है, टोटल संख्या में आपके 12 हैं, इसलिए इसको 12 खम्बा भी बोला जाता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। सल्तनत काल में तुगलक शैली की धर्मनिरपेक्ष इमारतों में 12 खम्बा है। ये यानी कि आपका कोई इस्लामिक यानी कि शैली का नहीं माना जाता इसको, और ये काफी सुरक्षित स्थान था उस समय। और उस समय इसका यूज है ना एक आवास के रूप में यूज किया जाता था, रहने के लिए इस बिल्डिंग का यूज किया जाता था। ये 12 खम्बा आपका दिल्ली में है। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। नेक्स्ट फिरोज शाह कोटला। देखिए आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिंदुस्तान में उस समय बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया गया था और जिसमें आपका जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और ये कोटला फिरोज शाह, इन सभी नगरों में उसको सबसे ज्यादा जो पसंद था, सबसे ज्यादा प्रिय था, वो यही था आपका कोटला फिरोज शाह। ये यमुना नदी के किनारे इस नगर का उसने निर्माण करवाया था। ये उसमें आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपका पुराना फिरोज शाह कोटला है। ये इस टाइप का जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन यहीं पर आपके फिरोज शाह कोटला में एक भव्य यानी कि स्टेडियम भी बना हुआ है। ये आपका स्टेडियम है, ये न्यू बिल्डिंग है, इसमें मैच होते रहते हैं। अब इसका नाम बदल के भी आपका एक हमारे वित्त मंत्री जी थे, उनका निधन हो गया है, अरुण जेटली जी, उनके नाम पर कर दिया गया है।
ये आपका फिरोज शाह कोटला नगर है जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसके बाद हम देखते हैं ये आपका फिरोज शाह कोटला के बारे में। ये फिरोज शाह तुगलक ने एक तरह से पांचवी दिल्ली बसी है, क्योंकि हर समय अलग अलग यानी कि शासकों के द्वारा अपनी अपनी दिल्ली बसाई गई, तो ये पांचवी दिल्ली है। इसमें एक ही महल बना हुआ है और ये कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक किले का भी निर्माण करवाया है। किले के अंदर जामा मस्जिद के सामने आपका सम्राट अशोक का जो टोपरा गांव से यानी कि स्तंभ लाया गया था, इसी के समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वो यहाँ पर स्थापित करवाया गया है। और मेरठ से लाया गया अशोक का दूसरा जो स्तंभ है वो खुश्क ए शिकार महल है, वहां पर यानी कि सामने इसको गाड़ा गया है। ये आपका फिरोज शाह कोटला में ही है दोनों ये बिल्डिंग, मतलब ये स्तंभ अशोक के जो है फिरोज शाह तुगलक के समय लगा के स्थापित किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के समय की और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है उसमें फिरोज शाह तुगलक का खुद का मकबरा है और इस मकबरे का जो शेप है वो वर्गाकार है। आपका इस मकबरे की दीवारों पर फूल पत्तियां और बेल बूटों से इसकी सजावट की गई है और मकबरे में आपका मार्बल का यूज किया गया है। इसके बाद है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। खान ए जहां तेलंगानी ये आपका फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था और इसका उसने निर्माण करवाया था। इसमें अष्टभुजा के आकार में है ये आपके खिड़की मस्जिद। ये जो खिड़की मस्जिद है ये खाने जहां जूना शाह के द्वारा बनवाई गई थी बिल्डिंग और ये जहांपना नगर जो आपका जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, उसी नगर में फिरोज शाह तुगलक के समय ये खाने जहां जूना शाह के द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। ये वर्गाकार रूप में है ये और तय खाने के ऊपर बनी हुई है मस्जिद और ये किले जैसी दिखती है मस्जिद, लेकिन ये किले जैसी दिखती है। और इस बिल्डिंग की तुलना इल्तुतमिश का जो सुल्तानगढ़ी है उससे की जाती है। जिस तरह से सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाई थी, उसी टाइप की ये जहांपना नगर में खिड़की मस्जिद खाने जहां जूना शाह ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था फिरोज शाह तुगलक के समय। काली मस्जिद ये आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाई गई 2 मंजिल यानी मस्जिद है और इसमें आपका अर्धवृत्तीय मेहराबों का यूज किया गया है और मस्जिद का विशाल आंगन 4 भागों में बटा हुआ है। इस मस्जिद का निर्माण खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। ये आपका ये बिल्डिंग भी आपकी खाने जहां जूना शाह ने इसका कंस्ट्रक्ट करवाया। उसके बाद बेगमपुरी मस्जिद, ये आपका जहांपना नगर में निर्मित है और यह मस्जिद अपने गुम्बदों और मेहराबों के प्रयोग से काफी प्रभावशाली दिखाई देती है। इसमें गुम्बद और मेहराब का यूज हुआ है। इसमें संगमरमर का भी यूज किया गया है बेगमपुरी मस्जिद। और उसके बाद है कला मस्जिद, ये खाने जौन शाह के द्वारा, ये फिरोज शाह तुगलक के समय जो प्रधानमंत्री था ये काफी पावरफुल था, इसीलिए उसने बेगमपुरी मस्जिद, कला खां मस्जिद और ये आपकी जितनी भी मस्जिदें हैं उसके समय काफी मस्जिदों का निर्माण किया गया है।
काली मस्जिद, ये बहुत सारी जो बिल्डिंग है वो आपका इसी में हुआ है। चलिए, खुश्क ए शिकार, खुश्क ए शिकार ये काफी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शाहनामा कह करके पुकारे जाने वाली बिल्डिंग है। ये शिकार के लिए यूज की जाती थी। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई है। इसको शाहनुमा भी कहते थे या खुश्क ए शिकार कहा जाता था। और ये दिल्ली से कुछ दूरी पर जंगली क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद है कबरुद्दीन औलिया का मकबरा। कबीरुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, ये गयासुद्दीन तुगलक के समय में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये काफी लंबे समय के बाद इसको पूरा किया गया। ये नसरुद्दीन महमूद के समय में ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इस मस्जिद को लाल गुम्बद भी कहा जाता है। आयताकार रूप में बनी इस मस्जिद में लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, अब ये सैयद कालीन वास्तुकला। सैयद वंश स्थापत्य कला का देखा जाए तो पतन का काल माना जाता है, डिक्लाइन हो रहा है समय आपका, क्योंकि कोई शक्तिशाली शासक तो हुए नहीं है। इसी वजह से इस समय आपका जो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला की जो चीजें हैं वो यानी कि पतन की ओर जा रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो खिलजी काल की जो इमारतें थीं उनकी सिर्फ एक नकल की जा रही है इस समय। सैयदों और लोदियों के समय में खिलजी युग की जो भी शैली है उसको पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया, दोनों ही के समय में, सैयद लोगों के समय में और लोदी के समय में। और ये सीमित अंशों में ही सफल हुए हैं। यह शैली तुगलक के युग के मृत्युकारी परिणाम को ही नहीं हटा सकती। इस काल में खिज्र खान द्वारा स्थापित खिजराबाद और मुबारक शाह के द्वारा निर्मित मुबारकाबाद, ये इम्पोर्टेंट दो शहर हैं जो इसके समय बनवाए गए थे सैयद काल में। अब आपका हम देखते हैं ये सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा है। ये सुल्तान मुबारक शाह, ये देखा जाए तो सैयद वंश का एक काफी महत्वपूर्ण शासक कहा जा सकता है इस समय का। और ये मकबरा मुबारकपुर गांव में है, जो कि आपका सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के द्वारा बनाया गया था। मुबारकपुर गांव में है। और इस मकबरे के चारों ओर बने बरामदे की ऊंचाई देखें, ये बरामदा बना हुआ है, बीच में मकबरा है, ये बरामदा पूरा, ये बरामदा। और गुम्मद के शिखर को डाटदार दीपक से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। अच्छा, और खास बात यह है कि इसमें 8 मकबरा जो अष्टभुजी है, इसमें देखें, एक ये है, 2, 3, इस टाइप से पीछे की साइड में टोटल यानी कि इसमें 8 भुजा है। ये अष्टभुजी यानी कि मकबरा है। इस बिल्डिंग में आप देखें कि आपका डोम बना हुआ है ऊपर, काफी बड़ा डोम है ये। और ये आपकी छतरियां बनी हुई हैं इसके ऊपर। ये जिस टाइप की यानी कि उस समय बनती थी खिलजी के समय में, उसी टाइप की ये गुम्बद वगैरह इसमें बनाने का काफी प्रयोग किया गया। और ये आपका जो बरामदे हैं उसमें आपका मेहराब का यूज किया गया है। ये आपके मेहराब है, मेहराब। इसके बाद है मोहम्मद शाह का मकबरा। ये मोहम्मद शाह का मकबरा है। ये अष्टभुजी मकबरे में अत्यधिक ऊंचाई, इसमें जैसे आपका बस इसका देखा जाए तो लगभग दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। बस ये है कि आपका मुबारक शाह का जो मकबरा है वो काफी ऊंचाई पर था, इसमें यानी कि ऊंचाई
कम करने की कोशिश की गई है। और इसमें आपका कमल की आकृति काफी ज्यादा है साज सज्जा के लिए। इसमें आपका चीनी टाइल्स का यूज किया गया है कमल में। आप देखें, ये ऊपर ये कमल आपके बने हुए हैं, ये देखिए, ये आपका कमल है, यहाँ पर आपका कमल है, ये कमल है। तो इसमें कमल की जो आकृति है वो काफी, हर जगह आपको कमल कमल दिखाई दे रहा है। इसमें टाइल्स का यूज किया गया है, आपका चीनी टाइल्स का यूज किया गया है। अब लोधी वंश की स्थापत्य कला के बारे में देखें। लोधी काल के शासकों की स्थापत्य कला स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का ही मिश्रण है। यानी कि आपका तुर्की शिल्प भी है और इसमें आपका जो स्थानीय कारीगरों की कारीगरी है वो उसका मिश्रण है। इसमें लोदियों के मकबरे को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सुल्तानों द्वारा निर्मित अष्टभुजी मकबरे, सुल्तानों के द्वारा अष्टभुजी यानी कि मकबरे बनवाए गए, और अमीरों के द्वारा छोटे मकबरे बनाए गए जो 4 भुजी मकबरे। तो यानी कि इस समय 8 भुजी मकबरे भी हैं और आपका 4 भुजी मकबरे बनवाए गए हैं इस समय। इसमें आपका सबसे पहले हम मकबरा देखते हैं, ये आपका बहलोल लोदी का है। ये लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, उसके मकबरे का निर्माण उसके बेटे सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया। सिकंदर लोदी के द्वारा बहलोल लोदी का मकबरा आपका 1418 में बनवाया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया, और ये दिल्ली में ही है। और ये इसमें लाल पत्थर का यूज किया गया है, इसमें आपका लाल पत्थर का यूज किया है। उस समय दिल्ली सल्तनत की ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो आपकी लाल पत्थर से ही बनी है, या फिर आपका ग्रेनाइट ग्रे स्टोन से बनी है। ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। ये सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया, मतलब सिकंदर लोदी का जो बेटा है इब्राहिम लोदी, उसके द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया है। और ये 1517 में ये सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया है। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत है जिसमें दोहरी गुम्मद का यूज हुआ है, यानी कि आपका डबल गुम्मद का इसमें यूज किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, डबल यानी कि इसमें डाउन है। ये आपकी मौट की मस्जिद, मौट की मस्जिद ये आपके यूपी में है और झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सिकंदर लोदी का जो वजीर था मियां भुआ, उसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। ये काफी बड़ी बिल्डिंग है मौट की मस्जिद। ये दिल्ली सल्तनत की सारी मैंने बिल्डिंग्स आपको बताई। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों के समय, विभिन्न वंश के शासकों के समय क्या क्या उनमें खास विशेषताएं थी, ये सारा मैंने डिस्कस किया आपको।